सभी भावी अध्यापकों को नमस्कार। सीटीटी की परीक्षा पास में आ रही है। कम से कम दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ओटी सर आपका बिल्कुल समय न गंवाते हुए बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2024 में आने की पूरी उम्मीद है, ऐसे प्रश्नों का कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ओटी सर का एक ही नारा होती है, नो बकवास सीधी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में रिक्त स्थान की होने की संभावना होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, प्रासंगिक पाठ्यक्रम के उपयोग से, या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या सामाजिक सहयोग, या सामाजिक बहिष्कार। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा केंद्रित शिक्षा या और सामाजिक बहिष्कार तो बिल्कुल नहीं होगा। अब प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा या सामाजिक सहयोग होगा। तो सामाजिक पाठ्यक्रम के बदले सामाजिक सहयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में रिक्त स्थान होने की संभावना होती है। क्या होती है? कमी तो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए पहला तो गलत है। तो तीसरा यह क्या रह जाएगा? ऑप्शन रहेगा। इस प्रकार से बहुत ही सोच के हमें क्या करना है, अगर कर लिए तो ही हम एक जो पेपर में है 15 से 20 नंबर ऐसे ही ज़्यादा ला सकते हैं। ओटी सर है, चिंता की कोई बात नहीं है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? अब यहाँ पर क्या बोला है? बढ़ावा नहीं दिया जाता है, देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए। उपयुक्त इमारती ढांचा, देन उसके बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, उसके बाद में अनिवार्य विशेष शिक्षा, और तीसरा वहाँ पर दिया है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो 2020 द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके द्वारा कौन सी चीज को बढ़ावा नहीं दिया? तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, इस नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हम अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पूरे प्रश्न बराबर दिख सके। दूसरा बोला है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? अब डिसलेक्सिया किस कठिनाई से जुड़ा है? आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखा होगा, वहां पर डिसलेक्सिया का वहां बालक शिकार होता है। तो यहाँ डिसलेक्सिया अगर किसी होता है तो पढ़ने में तकलीफ होती है। बालक जो बी रहता है उसको डी पढ़ लेता है, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, नो को ऑन पढ़ लेता है। इस प्रकार से तकलीफें होती है। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने से उसको क्या होती है? कठिनाई होती है। गायन, सोच और चलना नहीं होता। मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? मौलिकता का गुण। अब मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है देख लेते हैं। वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते, वे बालक जो प्रतिभाशाली होते। अब यहाँ पर निर्धन और धनी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा और चौथा है, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, और यह है वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 जो बालक सृजनशीलता का गुण रखते हैं, यह इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। हम आपका कम से कम समय में बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करा कर देने का वादा करते हैं। बस आप क्या करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि फटाफट हम क्या कर सके, आपके प्रैक्टिस करा सके। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार की प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है? जब बहुत सारे बच्चे और टीचर एक है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या वैकल्पिक प्रश्न। तो जब ज्यादा बच्चे हो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक से स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसे अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अभिविन्यास बोलते हैं, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, सामाजिक व्यवस्था बनने का अभिविन्यास है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल चॉकलेट जैसे क्वेश्चन है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास है, क्योंकि अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, क्या कोहलबर्ग को कोई काम धंधे नहीं थे क्या? नहीं। तो इसलिए यानी थे, काम धंधे बहुत थे, इसलिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास, यह भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब उनके कोहलबर्ग के कौन कौन से सिद्धांत थे, क्या क्या बताए, यह जानने का
अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर भी अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे हमारे पहले वाले वीडियोस देख लिए आप। हमने सभी मनोवैज्ञानिक के डिटेल में क्या किए हैं, वीडियोस बनाए हैं। नेक्स्ट बोला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जो सीबीएसई है, विद्यार्थी आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है बोला है, तो देखते हैं। बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, ये तो उद्देश्य है, यानी ये नहीं हो सकता, हमें नहीं है देखना है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, यहाँ जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निर्देश दिए। निम्न में कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा देख लेते, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग। आपने देखे होंगे सीबीएसई में ABCD ग्रेड भी देता है। निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी यहाँ पर किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है या यह सोचने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाए तो पानी की मात्रा समान रहती है। ये 5 वर्ष की बच्ची है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? जो जिन पियाजे हैं उनके अनुसार इसका कारण क्या है? तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकती, या वह नकल नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जॉन पियाजे ने यहाँ पर क्या बोला है ऐसे परिस्थिति में? वह ये बोला है कि वो उसे छोटा और बड़े बर्तन का जो पानी उसको क्या बोलते हैं मात्रा समान रहती है, यह तर्क करने में विफल रहती, क्योंकि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। ऐसा किसका बोलना है? जीन पियाजे का बोलना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या जानना महत्वपूर्ण है? बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये तो बिल्कुल जानना जरूरी है। आप भी अगर टीचर बनेंगे दीदी, हाँ बिल्कुल आप भी जानिएगा। सामान्य भ्रांतियाँ, ये भी जानना जरूरी है। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, ये भी बहुत ही जरूरी है जानना है। देन उसके बाद में विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली कौन सी है, ये भी जानना जरूरी है। इसका मतलब सभी जरूरी है। और सभी कहाँ पर आ रहे हैं सर? ऑप्शन नंबर 4 में आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। 4 पर हम क्या करेंगे? गोला भरेंगे, पूरा गोला भरेंगे, काले और नीले बॉल पेन से ही भरेंगे, ठीक है। देन विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का रिक्त स्थान विकास होता है। कौन सा विकास होता है? विलंबित नकल, या तो आत्मकेंद्रिता, या तो अभिसंज्ञान, या तो फिर अति औचित्य। तो यहाँ पर बताइए कि मान लेते हैं कि विशिष्ट जानकारी स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद किसके लिए कोई और बात पर विद्यार्थी क्या करता है? विचार करता है। इसे अभिसंज्ञान बोलते हैं। अब अभिसंज्ञान यानी क्या? तो संज्ञान के बारे में संज्ञान लेना, संज्ञान के बारे में संज्ञान लेना है, जानने के लिए सोचना, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिसंज्ञान बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों की शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? अब आप बोले सर हमें पूछिए तो हम कुछ भी बताएं, नहीं ऐसा नहीं होता है। किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देख लेते क्या होता है। खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। सर ये तो बात सही है, प्लेवे मेथड हम यूज करते हैं या करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जाना चाहिए। ये भी बात सही है। मौखिक रूप से हम देखिए छोटे बच्चे रहते हैं तो ये याद कर लो, वो याद कर लो, टेबल याद कर लो, पहाड़ा याद कर लो, जी बिल्कुल करते हैं। देन उसके बाद में लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाया जाना चाहिए। ये भी बात सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी ये क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में असर्शन और रीजन दिए हुए जिसे अभिकथन और तर्क बोलते हैं। तो अभिकथन क्या है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ऐसा होता है कि जी लड़कों से ज़्यादा अपेक्षा, लड़कियों से कम, यानी ये जो अभिकथन है, असर्शन है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद में तर्क देखते हैं। लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। किसने बोला भाई साहब? यानी ये भी गलत है। अब यहाँ पर ये और आर दोनों गलत कहाँ पर है? सर ऑप्शन नंबर 4 में। बस इतना ही सोचिएगा, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते इसी मेथड से आप 125 प्लस मार्क्स अगर नहीं रहे तो वो टीचर अपना नाम बदल देंगे, वो ओवर टाइम से लेकर क्या कर देंगे? पार्ट टाइम कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद में तो ओटी का पीटी हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, जरूर ये प्रश्न आएंगे, बहुत ही सोच समझ कर दिए गए प्रश्न है। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं, समायोजन कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं कि संरक्षणता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमों में समाहित करते, अपने यानी उसको बोलेंगे हम आत्मसातीकरण। क्या बोलेंगे? आत्मसातीकरण। बच्चे क्या करते हैं? उसे आत्मसात करते हैं, ठीक है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ वह मिस राजन एक कैसा बच्चा है? तो क्षीण बुद्धि का छात्र है। अजी क्या बात कर रहे हैं साहब, ये तो हो ही नहीं सकता, क्षीण बुद्धि का ये तो हो ही नहीं सकता। उसके तर्कशील क्षमता वाला छात्र है। अब वहाँ पर पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्य, तो सिर्फ तर्कशीलता ही सही काम नहीं होगा। बहुआयामी बुद्धि वाला, हाँ मेनी फोल्डेड, उसमें इंटेलिजेंस है, बहुआयामी बुद्धि वाला, और उपरोक्त में से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। बस इस प्रकार से आप करिए। अगर कोई प्रश्न नहीं भी जानते और थोड़ा सा अगर सोच अगर लगा दिए तो आप क्या कर सकते हैं? सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ओटी सर आपको यही बताने वाले। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए बोला है, देख लेते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर देना चाहिए, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। देन आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, ये तो गलत है। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर यह भी उतना अच्छा नहीं है। तो बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर हमें क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? अब ये जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का है, कोहलबर्ग का है, स्किनर का है कि वाइगोत्स्की है? क्योंकि चारों जो मनोवैज्ञानिक है बड़े ही क्या है, हाँ काम के, क्योंकि इन्हीं के ऊपर प्रश्न आते ही है, हर किसी के ऊपर आते हैं। तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, यह आदरणीय जीन पियाजे का क्या है कथन है, ठीक है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान की महत्वता पर बल देता है। पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड, अनुवांशिकता या अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपगणों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक बोला है, तो यह पारस्परिक क्रियाओं पर क्या देता है? बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? तो प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तीसरा है सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, केवल अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। यहाँ पर आपने देखे होंगे कि क्लास में हम सामान्य बालक और असामान्य बालक दोनों को एक साथ रखते हैं, यानी सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। यह समावेशी शिक्षा, जिसे सर्व शिक्षा अभियान भी बोलते हैं, समावेशी शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि आगे वाला प्रश्न यहाँ पर आया कि एक बालक पहले दूसरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, पहला ऑप्शन दिया। दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो कि सबको एक साथ चलाना सिखाता है, यह एकीकरण का सिद्धांत है। यहाँ किसका सिद्धांत है? एकीकरण का सिद्धांत है। जो बालक की जो विकास की जो अवस्था होती है, इसमें यहाँ आया है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, यानी कौन सा जो पेयर है वो सही से दी गई है। तो शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुशासन करने में सक्षम होता है। दूसरा यहाँ पर दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा
निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ करता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा बिल्कुल करता ही नहीं है। उसके बाद में देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, यह सही है। चौथा भी देख लेते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है, जी बिल्कुल नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक तो क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। पहले और दूसरे में क्या होगा, तो यहाँ पर अभी एक हमने इसी आधारित प्रश्न पढ़े कि बच्चों को हम क्या नहीं कर सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते, इसलिए इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी हर किसी के बाद में शिक्षक ने समान व्यवहार करना चाहिए, यह तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, संवर्धन का क्या अर्थ है, प्रतिभाशाली बच्चे बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तरीय ग्रेड में क्या है, प्रोन्नत करना चाहिए, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद में आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना ये ठीक नहीं है। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन नहीं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में बोला है, किसके बारे में बात करें, संवर्धन की बात कर रहे हैं। सह शैक्षणिक ये तो बिल्कुल होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आ रहा है देखते हैं कि बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो कहाँ पर आया था, कब आया था, 2009 में आया था। अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है, यानी कंपलसरी का क्या अर्थ है, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को भेजे। अब दंड, भैया दंड तो लेना ही नहीं है जी, बिल्कुल दंड लेना नहीं है या दंड देना भी नहीं है। सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा, सतत परीक्षण और अनिवार्य शिक्षा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित, और राज्य सरकार क्या करेगी भी, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। उचित सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें, क्योंकि यह जो अनिवार्य शब्द है कौन सा, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई है, और कौन करे, जो सरकार है वह सरकार करे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है, कि अन्य लिंग के सदस्यों में मित्रता से होता है, मानसिक शक्तियों से होता है, स्कूल की उपलब्धियों से होता है, या शारीरिक संगठन से होता है, तो मानसिक शक्तियों से उसका संबंध होता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, मगर आज हम 30 तो कंप्लीट ही करके जाएंगे, मगर बहुत ही काम के प्रश्न है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की किस चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा होता है। तो आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, आत्म होगा नहीं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये बराबर लग रहा है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जी ये भी नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब है। ये किसने बोला है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने जो बच्चे में नियम और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जो जवाबदेह होते हैं, इसे क्या बोला है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता बोले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर इसका क्या जवाब होगा, यह देख लेते हैं। इससे शिक्षकों को दैनिक कार्य योजनाओं में निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, भाई साहब मुक्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, जी बिल्कुल नहीं। यह
शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। जी ये बिल्कुल सही है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक परीक्षण कार्यक्रम हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, इसलिए यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है अगला प्रश्न कि आसना इच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? एक लड़की है जो क्या करना है, अच्छा करती है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, तो इसलिए वह अच्छा करती है। तो यह वह जो नैतिक विकास है यह किस चरण का है? तो पूर्व प्रारंभिक है, पारंपरिक है, उत्तर पारंपरिक है कि अमूर्त संक्रियात्मक है? तो यह जो क्या बोलेंगे उसको चरण है, यह लॉरेंस कोहलबर्ग ने उसको क्या बोला है, पारंपरिक चरण बोला है। कौन सा चरण बोले? पारस्परिक चरण बोले। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व कहते हैं, धार्मिक व्यक्तित्व कहते हैं, कलात्मक व्यक्तित्व कहते हैं या राजनैतिक व्यक्तित्व कहते हैं? तो यह दया और सहानुभूति में विश्वास रखता है और सत्य और मानवता के अगाध श्रद्धा होती है, इसे सामाजिक व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे अपने समाज से संबंध में ज्ञान, रहने का कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? किससे सीखते? तो यहाँ पर देखते किससे सीखते? आस पड़ोस से सीखते? जी सर बिल्कुल सीखते सर। धर्म से सीखते? जी अपने धर्म से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते। स्कूल से? जी स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते। या समकक्षीय समूह, अपने दोस्तों से जो हमारे समकक्षीय समवयस्क उनसे सीखते। इसका मतलब चारों सही है। चारों सही कहाँ पर आ रहे सर? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहे हैं। उसके बाद में एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। एक अध्यापिका, आप भी लेंगे जी, हाँ गुरुजी आप भी लेंगे। लेव वाइगोत्स्की है ना, ये जो लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? तो छात्रों में प्रत्याराय या निवास प्रवृत्तियां पैदा करती है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अर्थहीन तो होगी ही नहीं, दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निरुत्प्रेरित करेगी, ये भी नहीं होगा। अब चौथा बच गया, 2 और 3 तो है ही नहीं। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो क्या करेगी? अधिगम के लिए, सीखने के लिए बच्चों में आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। ऐसा लेव वाइगोत्स्की का क्या है, सिद्धांत है। इसलिए जो टीचर क्या करते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा। फिर से आप ओटी सर अगर आपके लिए ओवर टाइम करते ऐसा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अपना ध्यान रखिए।